गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को। हम पढ़ रहे थे स्वतंत्र भारत में राजनीति, दो हमारे चैप्टर हो गए। आज हमारा तीसरा अध्याय है। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम CUET पाठ्यक्रम में जो आपका राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, मैं पन्नाराम फिर से आपके साथ तीसरे चैप्टर के साथ। आज हमारे को क्या पढ़ना है? टॉपिक दिख रहा है अपने को, नियोजित विकास की चुनौती, पॉलिटिक्स ऑफ ए प्लान्ड डेवलपमेंट। आज हमारे को क्या क्या पढ़ना है? हमने 3 चुनौतियों की शुरुआत में बात करी थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने 3 चुनौतियां थी। देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी, और तीसरी थी जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो ऐसे होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिले, हर व्यक्ति का बेनिफिट हो। इसके लिए कौन प्रयास करेगा? सरकार प्रयास करेगा, क्योंकि हमने 2 बातों पर सहमति दर्ज करी थी। एक तो लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करना, और दूसरा जो विकास होगा उस विकास में सरकार प्रत्येक व्यक्ति का क्या करेगी? फायदा करेगी, उसको लाभ पहुंचाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के हित को ध्यान में रखेगी। तो हमने 2 प्रकार की चुनौतियों का जिक्र पहले और दूसरे चैप्टर में कर लिया। एकता और अखंडता की चुनौती को पढ़ा, उसके बाद में हमने लोकतंत्र की चुनौती को पढ़ा। एक पार्टी का जो वर्चस्व था, जो डोमिनेंस था, उसको हमने पढ़ा। प्रथम आम चुनाव को हमने पढ़ा, और विभिन्न प्रकार की बातें हमने दूसरे चैप्टर में कर ले। आज हमारा टॉपिक है नियोजित विकास की चुनौती। आप साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि राजनीति विज्ञान CUET में आपके जो 40 सवाल आते हैं, टोटल 50 आते हैं, 40 आपको करने रहते हैं, सारे के सारे आपके सवाल बिल्कुल सही होने चाहिए। आओ हम पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक को। नियोजन, नियोजन यानी प्लानिंग। इसका तात्पर्य होता है कि हमारे साथ या हमारे पास तो संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों का, उन रिसोर्सेज का हम बेहतर प्रयोग कैसे करें, उससे कहते हैं प्लानिंग। अब देखो हमारे को प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसे ही हम क्या नहीं कर सकते ना, संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, लोकतंत्र को हमने स्थापित किया है। तो उस समय जो परिस्थितियां थी हमारे देश की, एक बड़ी आबादी क्या थी? गरीब थी, बेरोजगारी ऊंचे दर्जे की थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। ऐसी दशा में हमने नियोजन को चुना। अब देखो नियोजन को चुनने के पीछे कुछ कारण थे, यानी इससे हमारे को क्या फायदा होगा? एक तो हमारे को उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन यानी प्रोडक्शन में ग्रोथ होना चाहिए। इसके अलावा रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसके अवसर मिलेंगे? अपने को जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे है, उसको क्या करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ रही है? नियोजन की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत अच्छे पॉइंट आप देख पा रहे हो कि नियोजन का मतलब होता है संसाधनों का अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से प्रयोग करना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का क्या हित साध सके। उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, और साथ में आपकी जो आर्थिक स्थिरता है वो क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अब देखो नियोजन के उद्देश्य, देखो पाठ थोड़ा सा के लंबा जरूर चल सकता है, आज 1 घंटे प्लस की क्लास हो सकती है, लेकिन आप लगातार इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उनको बनाते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे तो यहीं से आपके सवाल बनेंगे, यहीं आपके उत्तर मिल जाएंगे। तो आप लगातार इन चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़े। अब देखो क्या क्या है नियोजन के उद्देश्य दे रखे हैं, आपके 7 पॉइंट दे रखे हैं। उद्योगों का विकास करना, जो पॉवर्टी है या तो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका एलिमिनेशन करना, उसका उन्मूलन करना, यानी उद्योगों का विकास करना, इंडस्ट्रियल जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देना, निर्धनता को दूर करना, बेरोजगारी का उन्मूलन करना, साथ में सोशल जस्टिस की स्थापना करना। सामाजिक न्याय, कैसा न्याय? सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के उसको क्या करना? एक अच्छी आजीविका चलाने के लिए उसको आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, सामाजिक न्याय की स्थापना। इसके अलावा कृषि उत्पादन और तकनीक में सुधार, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना, और टेक्नोलॉजी में क्या लेके आना? तकनीक लेके आना, साथ में टेक्नोलॉजी में सुधार लेके आना, साथ में राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, जो नेशनल इकोनॉमी है, और देश को क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। आपने सुना होगा राष्ट्रीय आय एक देश की एक घरेलू सीमा में प्रति साल यानी वित्त वर्ष में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका अंतिम मूल्य, साथ में सेवाएं भी जुड़ जाती है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, या नेशनल इनकम को बढ़ाना, GDP जिसको आप कहते हो, सकल घरेलू उत्पाद। साथ में उस आय का, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो चाहे राष्ट्रीय आय हो, उसका उचित वितरण होना चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन उसका इस तरह से होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका क्या मिले? फायदा मिले। इसके अलावा आयात निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट,
संतुलन स्थापित करना। तो ये सारे पॉइंट आप देख पा रहे हो कि नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। उद्योगों का विकास करना, निर्धनता बेरोजगारी का उन्मूलन करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना और कृषि उत्पादन करने के लिए नई नई तकनीकें लेके आना, साथ में हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना और उसका उचित वितरण करना, साथ में आयात निर्यात का क्या करना, संतुलन करना। प्यारे विद्यार्थियों, हम लगातार जुड़े हुए हैं CUET 2024 राजनीति विज्ञान के इस सिलेबस के साथ। देखो हमारी सरकार ने कैसे फैसले लिए, राजनीतिक फैसले और विकास, यानी जो पॉलिटिकल फैसले लिए गए वो क्या थे। देखो हर कोई क्या चाह रहा था, अगर हम भारत को देखें तो भारत के लिए विकास क्या है, भारत के लिए विकास का मतलब है आधुनिक होना। क्या होना, यानी आधुनिक होना, मॉडर्न होना, ये क्या है, विकास है। अब देखो हम बात करते हैं उस समय जो आपके यूरोप वाले देश थे वो विकसित राष्ट्र थे, तो वहां की जो इकोनॉमी है उसकी हम नकल कर रहे थे। तो हमारे लिए क्या था, आधुनिक होना यानी ग्रोथ करना, आर्थिक जो समृद्धि है यानी आर्थिक रूप से क्या करना, आर्थिक जो समृद्धि है उसी को हम क्या मान रहे थे, विकास मान रहे थे। लेकिन देखो भारत के लिए जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं था, उसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई थी। क्योंकि एक तो है आपका इकोनॉमिक जस्टिस है, दूसरा आपका सोशल जस्टिस है यानी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। क्योंकि हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 क्या कह रहा है कि राज्य का यह दायित्व बनता है कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए राज्य इस प्रकार के कार्यक्रम बनाएगा ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। अब देखो DPSP इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप कह सकते हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप कह सकते हो। अब इनकी आपकी व्याख्या कर रहे हो, इनको क्रियान्वयन करने के लिए, इनको लागू करने के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप कहते हो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले पार्ट में, पहले चैप्टर में कि हमने किसको चुना, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना। दो बातों पर सहमति बनी थी कि सरकार कौन चलाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी, और विकास के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है उड़ीसा का, यानी ओडिशा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पोस्को प्लांट। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है कि पोस्को प्लांट का संबंध कौन से राज्य से है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध आपके उड़ीसा से है। किससे है, ओडिशा, उड़ीसा, जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। कौन सी राजधानी है। अब देखो पोस्को प्लांट ये क्या था, उस समय हमारे देश में जो लोहे इस्पात थे कुछ राज्यों में बड़ी मात्रा में थे। हम कह रहे थे कि भाई अगर अपने को आर्थिक समृद्धि पानी है, अगर अपने को यूरोप के देशों के बराबर जाना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा, गरीबी को दूर करने के लिए विकास के कार्यक्रम चलाने होंगे। तो हमने देखा कि जो लोहे इस्पात उद्योग है ना, उसकी प्रबल संभावना कहाँ पे थी, लोहे इस्पात के भंडार उड़ीसा राज्य यानी भुवनेश्वर जो उसकी राजधानी है, उड़ीसा राज्य आप कह सकते हो। वहां का एक जिला दे रखा है जगत सिंहपुरा, और वहां पर क्या होता है, एक विदेशी कंपनी, एक कोरियाई कंपनी जो वहां पर क्या करती है, इंडस्ट्री लगाने की प्लानिंग करती है। उसके लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है उस कंपनी के साथ में क्या करती है, समझौते करती है, संधि करती है, ताकि क्या है, सिर्फ उड़ीसा ही नहीं भारत के अन्य राज्यों में किसको बढ़ावा मिले, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्री बने, ताकि लोगों को रोजगार मिले और देश के जो GDP है वो क्या हो, एक साथ तेज गति से बढ़े, और हम जो हमारी गरीबी है या जो हमारी निर्धनता है उसको हम क्या करें, दूर करें। लेकिन देखो यहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई। समस्या क्या पैदा हो गई, कोरियाई कंपनी के साथ में जब समझौता हो गया हमारी राष्ट्रीय गवर्नमेंट का या आप कह सकते हो राज्य सरकार का, लेकिन जहाँ पर ये लोग उद्योग लगाना चाह रहे थे, ये कंपनी उद्योग लगाना चाह रही थी, वो जगह ऐसे लोगों से जुड़ी हुई थी जहाँ पर कौन से लोग रह रहे थे, आदिवासी लोग रह रहे थे। कौन से लोग रह रहे थे, और हमने देखा होगा कि जब मानव के पास तकनीक नहीं थी तो वो प्रकृति से, नेचर से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। आदिवासी समुदाय जो होता है आज भी प्रकृति के बड़ा निकट होता है, वो उसको किसी भी सूरत में क्या नहीं करना चाहता, नष्ट नहीं करना चाहता। तो उनको ऐसा लगा आदिवासी लोगों को कि कहीं ना कहीं जो ये उद्योग धंधे लग रहे हैं इससे हमारी जो आजीविका है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, उस कंपनी का
विरोध किया। वो ये चाह रहे थे कि किसी भी सूरत में यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लगने चाहिए। तो आप देख रहे हो सरकार का क्या नजरिया है, सरकार की क्या अप्रोच है, सरकार का क्या दृष्टिकोण है, और वहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका क्या नजरिया है। इन सबको अपने अपने हित दिख रहे थे। ऐसी दशा में वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, एक मूवमेंट चला था। उसकी लीडरशिप किसने करी थी? बहुत बढ़िया सवाल यहाँ से बनता है कि कोरियाई कंपनी का संबंध कौन से जिले से है? जगत सिंहपुरा, लोहे इस्पात उड़ीसा, या पोस्को प्लांट का संबंध है कौन से राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। और उस आंदोलन का जो लीडरशिप या नेतृत्व किया था, वो किया था, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है यहाँ से भी बन रहे हैं कि आप ये बताओ कि पोस्को प्लांट का संबंध है या पोस्को प्लांट का संबंध किससे है? उड़ीसा राज्य से है। उससे बाद में पूछा जा सकता है कि वहां पर कौन सी कंपनी थी जो उद्योग लगाना चाह रही थी? कोरियाई कंपनी। उसके बाद में उसका नेतृत्व किसने किया? राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप फिर भी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक सही ढंग से नहीं पहुंच रही होगी, मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो रहा है। चलो हम देखते हैं। उस समय हमारे देश के सामने विकास के दो मॉडल थे। कितने मॉडल थे? एक तो पूंजीवादी था और एक दूसरा कौन सा था? समाजवादी था। पूंजीवादी मॉडल को कौन नेतृत्व कर रहा था? अमेरिका। कौन कर रहा था? यूएसए। आपने देखा होगा सेकेंड विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ, उसके बाद में दो महाशक्तियां उभर के आई विचारों के आधार पर। समाजवादी सोवियत संघ था और पूंजीवादी कौन सा था? यहाँ पर अमेरिका था। पूंजीवादियों का क्या कहना होता है कि पूंजीवादी लोग ऐसा चाहते हैं कि राज्य नियंत्रित जो व्यवस्था है वो क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होना चाहिए। व्यक्ति या जो उत्पादक होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि उत्पादन के जो संसाधन है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राज्य का अधिकार होना चाहिए। ये परिभाषाएं आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी। हम सीधे ही अपने टॉपिक पर ही रहेंगे, ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो, उस समय दो प्रकार की विचारधाराएं उभर कर आ रही थी कि हम कौन से मॉडल को अपनाए। तो अंत में तो हमने कौन सा मॉडल अपनाया था विकास करने के लिए देश का? हमने अपनाया था नियोजन के लिए कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? जिसको आप कहते हो मिक्स्ड इकोनॉमी। उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हो? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हो। यहाँ पर देखो अंतर दिए गए हैं। यहाँ से सवाल क्या बनता है कि वामपंथी या लेफ्ट विंग जो पार्टी थी या जो विचारधारा थी उससे संबंध रखने वाले हमारे राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो सीपीआई है और कौन सी है? सोशलिस्ट पार्टी है। कौन सी है? एक तो आपकी हो जाएगी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी हो जाएगी आपकी सोशलिस्ट पार्टी। पिछले पार्ट में आपने इन पार्टियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। केरल में जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सीपीआई की सरकार बनी थी, है ना, ईएमएस नंबूदिरीपाद के बारे में आपने पढ़ा था। सोशलिस्ट पार्टी ये किसको बढ़ावा दे रहे थे? ये किसको दे रहे थे? ये वामपंथी समर्थक थे। और यहाँ पर दक्षिणपंथी का मतलब होता है राइट विंग, यानी इसमें कौन से लोग थे? ये पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे। और ये किसका समर्थन कर रहे थे? ये समाजवाद का। ये किसका कर रहे थे? समाजवाद का, यानी सोशलिस्ट या सोशलिस्ट जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसका ये समर्थन कर रहे थे। और जो दक्षिणपंथी लोग हैं ये किसका समर्थन कर रहे थे? पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे। आप बहुत अच्छे से पॉइंट देख सकते हो कि मजदूर हित के बारे में सोचने वाला, या फिर किसान हित के बारे में, या फिर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात करते हैं, वो लोग कौन से विचारधारा में आते हैं? वो वामपंथी विचारधारा में आते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? ज्यादा से ज्यादा कौन से काम करे? लोक कल्याणकारी काम करे। उदाहरण आपने देख ही लिए। जब इधर आते हैं दक्षिणपंथी, तो यहाँ पर पता चलता है कि इसमें कौन से लोग आते हैं? धनाढ्य है, उद्योगपति है, या फिर जो पूंजीपति वर्ग है, उन लोगों की बारे में सोचने वाला जो हितैषी समूह है वो किस में आता है? दक्षिणपंथी में आता है। ये लोग क्या कहते हैं? पूंजीवाद के समर्थक है। किसके है? यानी अमेरिका का जो कैपिटलिज्म है या कैपिटलिज्म जो विचारधारा है उसका समर्थन करने वाला समुदाय कौन सा है? या कौन से लोग है? दक्षिणपंथी लोग है, जिनको आप राइट विंग कहते हो। ये लोग क्या कहते हैं? बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का ये क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और यहाँ पर कौन सी पार्टी दी गई है? एक तो आपकी दी गई है स्वतंत्र पार्टी और दूसरी पार्टी आपकी दी गई है भारतीय जनसंघ। इनके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि दक्षिणपंथी विचारधारा का
समर्थन करने वाले दो राजनीतिक दलों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ बता सकते हो। वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले दो राजनीतिक दल बताओ, तो आप कह सकते हो सीपीआई और सोशलिस्ट पार्टी। गरीब और जो किसान हित है, सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, वो लोग कौन से हैं, तो आप कहते हो वामपंथी है। और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है या पूंजीवाद का समर्थन करने वाला समुदाय या राजनीतिक दल कौन से हैं, तो स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ। इनको आप अच्छे से याद रखो, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमने बात करी दो विचारधाराओं की, दक्षिणपंथी और दूसरी आपने कौन सी देखी, वामपंथी देती। और जो वामपंथी है वो लोग क्या करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, गरीब लोगों का समर्थन करते हैं। और यहाँ पर विकास की धारणे, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, आज़ादी के समय विकास के कितने मॉडल थे, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे सीयूईटी में बन रहा है कि आज़ादी के समय विकास के कितने मॉडल थे, दो मॉडल थे। एक था आपका पूंजीवाद और दूसरा कौन सा था, समाजवाद। कौन सा था, यानी पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। यानी कैपिटलिस्ट मॉडल ये कहाँ का था, ये था आपके यूएसए का। उसके बाद में सोवियत संघ, रूस, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो यूएसएसआर, वहाँ के जो विचारधारा है उसको हम क्या कहते हैं, समाजवादी विचारधारा, या आप क्या कहते हो, सोशलिस्ट जो मॉडल है। और भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया। ये तो आपने पहले ही जान लिया होगा। बहुत अच्छे सवाल यहाँ से भी बन रहे हैं कि आज़ादी के समय विकास के सामने कितने मॉडल थे हमारे लिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो मॉडल थे, या तो हम पूंजीवादी विचारधारा को अपनाए या फिर समाजवादी विचारधारा को अपनाए। पूंजीवाद क्या कहता है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की बात करता है। समाजवाद क्या कहता है, उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए, राज्य का, राज्य नियंत्रित व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप को कौन नकारते हैं, पूंजीवादी लोग नकारते हैं। और हमने यहाँ पर यह भी देख लिया कि हमने बीच का रास्ता चुना, ना तो हमने इसको चुना ना हमने इसको चुना, हमने निजी और सार्वजनिक दोनों जो क्षेत्र है उनको कंबाइन रूप में रखा, दोनों को बराबर महत्व दिया। जैसे मान लो कि बाहरी जैसे उद्योग है उनके ऊपर सरकार का स्वामित्व हो गया, किसानी है, खेती है, उद्योग है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर किसको, हमने पूंजीवादी मॉडल को भी अपना लिया। भाई वो उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन जो बाहरी चीजें थी जैसे व्यापार का नियमन करना है, कानून बनाना है, इस प्रकार की चीजें हमने किसके अंडर में रखी, सरकार के अंडर में रखी। तो हम कह सकते हैं कि हमने कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया, अपनाया। आगे हम चर्चा करते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। यहाँ से अपने के सीधे ही सवाल आते हैं, ज्यादा कुछ हेराफेरी नहीं है क्योंकि वन लीनियर चीजें हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950, ये तारीख आपको याद रखनी है। अब देखो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। तो हम क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी आप अगर याद रखना चाहो तो यहाँ से याद रख सकते हो, गुलजारी लाल नंदा। अब देखो योजना आयोग क्यों बनाया गया, तो हमने ऊपर की चीजें पढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, या फिर दो वर्ग जो होता है अमीर और गरीब, उनके बीच में एक लंबी या चौड़ी खाई थी। तो उन सभी चीजों को क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो हमने शुरुआत में कहा था कि लोकतांत्रिक जो तरीका है ये तो अपनाएंगे हम। दूसरा हम क्या करेंगे, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का जो अप्रोच है, सरकार की जो भूमिका है उसको केंद्र में रखेंगे। इसलिए तो हमने क्या नहीं किया, पूंजीवाद मॉडल को नहीं अपनाया, ना पूरी तरह से समाजवाद को अपनाया, मध्य मार्ग अपनाया, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसे आयोग का गठन किया और उस आयोग के द्वारा हमने क्या देखा कि वो क्या करेगा कि इन सभी चीजों का आकलन करेगा कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जहां अपने को डेवलपमेंट करना है, कौन कौन से क्षेत्र है। इसलिए हमने 15 मार्च 1950 को, हालांकि आपको सिर्फ साल याद रखना है, तारीख आपके नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ से बढ़िया सवाल बनते हैं आपके, मिलान वाले प्रश्न बन जाते हैं कई बार कि बताओ योजना आयोग की स्थापना कौन से साल हुई, 1950। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, 1951 में। ऐसे ही प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 1950 का हो, चाहे 1951 का हो, चाहे 1952 का हो। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी उनके लिए बेहतर चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब देखो हो सकता है कि अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, उनके लिए भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ।
अंत में जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें सारे के सारे जो आपके एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न रहेंगे उसमें दोनों लैंग्वेज को हम कंबाइन रूप से क्या करेंगे, शामिल करेंगे। लगातार आप मेरे से जुड़े रहिए। अब देखो बात आ रही है नीति आयोग की। सवाल क्या बनेगा कि योजना आयोग का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा था, या कौन सा ऐसा आयोग था जो उसके स्थान पे बन के आया था, तो हम कहते हैं नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना किसने करी थी? प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तारीख आपको पूछ सकता है 1 जनवरी 2015। उसके अध्यक्ष होते हैं, पहले हमने कहा था अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, सिर्फ नाम ही बदला है, नीति आयोग कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे। हाँ, अभी 16वीं वित्त आयोग के इनको क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। तो आप कहते हो अरविंद पनगडिया। कौन है? अरविंद पनगडिया है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। इंपॉर्टेंट चेंज है 1950, अध्यक्ष नेहरू जी थे। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखो, योजना आयोग का उल्लेख संविधान के किसी भी भाग में नहीं किया गया। हमने क्या किया, डीपीएसपी 36 से 51 जो हमारे आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो एक प्रकार से ये कैबिनेट जो हमारी थी, जो मंत्रिमंडल थी, उसके प्रस्ताव के आधार पर ये चीजें बनी थी, या योजना आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ पर एक प्रकार से केंद्र सरकार की योजना थी। तो राज्य सरकारों को ऐसा लग रहा था कि हमारी जो भूमिका है उसको क्या किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। जब उन्होंने सवाल उठाए तो उनकी भूमिका को भी देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, राजनीतिक विकास में महत्व देने के लिए हमने क्या कर दिया, एक परिषद का गठन किया। उस परिषद की साल आपको दी गई है, उसकी तारीख आपको दी गई है, ताकि किसको भी ऐसा लगे कि भाई हमारा भी सहयोग लिया जा रहा है योजनाओं को बनाने में। हाँ, राज्यों को क्या करने के लिए, उन राज्यों को ऐसा महसूस करवाने के लिए कि योजनाओं को जो कार्यान्वयन होगा, उन कार्यान्वयन में किसका सहयोग लिया जा रहा है, राज्यों का सहयोग क्या सुनिश्चित हो, उसके लिए किसका गठन हो रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 प्रथम आम चुनाव भी कब हुए थे आपके? 1952 में हुए थे। अब देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद में आप किसकी भूमिका को महत्व दे रहे हो? राज्यों की भी भूमिका होनी चाहिए क्या बनने में, देश के लिए जो योजनाएं बन रही है। अब देखो, योजना आयोग के माध्यम से हम पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करेंगे। अब देखो, तीव्र विकास को गति देना है, और विकास कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। साथ में विकास प्रति व्यक्ति आय, इसका मतलब कि विकास ऐसा हो कि जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई, ये लगातार बढ़े। क्या देख रहे हो विद्यार्थियों? हम देख रहे हैं CUET राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास की राजनीति। हमने नियोजन को पढ़ा कि नियोजन क्या होता है। नियोजन करने के लिए हमने कौन सा तरीका अपनाया, तो हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना आयोग की स्थापना करना। पंडित नेहरू के द्वारा जो समाजवाद की तरफ झुकाव है उसको भी महत्व देना, पूंजीवादी जो लोग थे उनको भी महत्व देना, मिक्स्ड जो इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसको अपनाना। और साथ में राज्यों की जो भूमिका है उसको भी ऐसे लगे कि योजना आयोग जब योजनाएं बनाता है तो हमारा भी सहयोग लिया जा रहा है। उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करना। साल 1952 हो जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक क्या रहे, लाभ पहुंचे। हमने अब तक क्या देखा है कि जितने भी उद्योगपति होते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, या फिर अमीर वर्ग होता है, तो वो क्या चाहता है कि जो उद्योग धंधे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करे, उनको सरकार क्या करे, बढ़ावा दे। क्या करे? बढ़ावा दे। अब देखो, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, बॉम्बे प्लान कह रहे हैं हम। बॉम्बे प्लान 1944। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि बॉम्बे प्लान का संबंध कौन से वर्ष से है, 1944 से। अब देखो, धनाढ्य लोग चाहते हैं कि पूंजीवाद विचारधारा को ही अपनाया जाए, ताकि पूंजीपति वर्ग जो अभिजन वर्ग है उनका फायदा हो। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश की जो स्थिति थी थोड़ी सी अलग थी। हम बात करते हैं बॉम्बे की, मुंबई की। वहां पर जो 8 उद्योगपति है उनका एक ग्रुप बना, और उस ग्रुप ने क्या किया, सरकार के सामने एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार के सामने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया। और किसके नेतृत्व में किया? वो अर्देश्वर दयाल के नेतृत्व में एक प्रस्ताव लेकर आए। और उनका क्या मानना था कि औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र का जो विकास है ना,
उसमें किसकी भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, सरकार की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, यानी सरकार को कैसे कदम उठाने, इन्वेस्टमेंट करना है, यानी सरकार को कौन से दो क्षेत्र में निवेश करना है, यानी सरकार को औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, अन्य आर्थिक जो कार्यक्रम है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, चालू करने पड़ेंगे, ताकि क्या हो, सरकार की भूमिका अगर ज्यादा रहेगी तो हमारे देश का जो नियोजन है वो बेहतर तरीके से होगा। यानी नियोजित विकास को बढ़ावा देना बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के उद्योगपतियों ने कहा कि कहीं न कहीं आज हमारे को आवश्यकता है किसकी, सरकार की आवश्यकता है, क्योंकि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर हमने पूंजीवादी मॉडल को अपना लिया तो कहीं ना कहीं जो पुरानी व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का शोषण किया था, उस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाएं न पैदा हो जाए। इसलिए किसकी भूमिका को प्रमुख रखा जाए, यानी सरकार की भूमिका को, राज्य की भूमिका को, यानी राज्य का कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, उसको ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। सरकार की भूमिका को क्या उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। तो हम कहते हैं नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लान या कौन सा प्लान जिम्मेदार है, तो आप कह सकते हो बॉम्बे प्लान 1944। आगे देख रहे हो शुरुआती कदम। अब देखो, आपने योजना आयोग के बारे में पढ़ा और आपने कहा कि भाई योजना ही बनाकर हम क्या करेंगे, देश के नियोजित विकास को बढ़ावा देंगे। उसके लिए आपके दी हुई है पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। ये क्या होती है, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये कब लागू हुई, 1951 से 1956। सीधा सवाल आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, उसकी अवधि क्या थी, 1951 से 1956। उद्देश्य क्या होते पंचवर्षीय योजनाओं के, या योजना आयोग क्या कर रहा था, किन चीजों को देख रहा था, या फिर हमारे को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। तो हमने पहले देखा था कि गरीबी बहुत ज्यादा है, या फिर आप बेरोजगारी को कहते हो बहुत ज्यादा हो, आर्थिक जो अस्थिरता है वो बड़ी मात्रा में थी। तो हमने क्या देखा, उद्देश्य क्या है, संसाधनों का अनुमान लगाना, देश की विकास योजना का खाका तैयार करना, प्राथमिकता का निर्धारण करना। इन योजनाओं के द्वारा हम ये देख पा रहे थे कि अपने को वर्तमान समय में क्या चाहिए, कृषि सेक्टर में ज्यादा अपने को विकास करना पड़ेगा या औद्योगिक सेक्टर में ज्यादा विकास करना पड़ेगा, यानी कौन से काम को हम प्राथमिकता दें, उसको प्रायोरिटी में रखें। इस बात का निर्धारण करने के लिए हमने किसकी शुरुआत करी थी, पंचवर्षीय योजनाओं की। 5-5 साल का प्लान बना के क्या करना, संसाधनों का अनुमान लगाना कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद देश की विकास योजना, यानी विकास की योजना कैसी होनी चाहिए, किन चीजों को हम सबसे पहले ऊपर रखें। उसके बाद में योजना काल जो था, उसने उस योजना काल में हमने कितनी प्रगति करी है उसका क्या करना, लेखा जोखा रखना, उसका आकलन करना। ये देखो 4 प्रमुख बातें हैं, यानी रिसोर्सेज का पता करना कि रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं, उनका बेहतर प्रयोग कैसे हो सकता है, किसमें, देश के डेवलपमेंट में, क्या बना के, प्लान्स बना के, योजना बना के, कौन सी चीजों को हमें प्रायोरिटी देवे, कृषि सेक्टर को, उद्योग सेक्टर को या सेवा सेक्टर को। उसके बाद में योजना काल जो रखा गया, जैसे 1951 से 1900, इसमें हमने कितनी प्रगति करी है, किन किन चीजों को हमने बढ़ावा दिया, इन सभी चीजों को हम किस में देखेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं में देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसका समय काल कितना है। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना और जो आपकी सेकेंड 5 ईयर प्लान है, उसमें आप देख सकते हो कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें उस समय जो हमारा टाइम था, हमारा या हमारी परिस्थिति थी थोड़ी अलग थी। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ आपने देखा कि देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, या फिर कह सकते हैं कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। तो हमारे को सबसे पहले तो किस बात की आवश्यकता थी कि कृषि क्षेत्र में देश को क्या किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को इतना काबिल बना दिया जाए कि वो प्रोडक्शन इतना करे कि कम से कम अपने परिवार का पेट पाल सके, और जो अधिशेष उत्पादन हो ना, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। यानी कृषि सेक्टर को प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमारा प्लान था। सेकेंड जो आपकी योजना थी 1956 से 1961, उसमें हम किस बात पे ध्यान देंगे, अगर हम कृषि सेक्टर में अच्छे से हम क्या कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं, तो हम किसको बढ़ावा देंगे, उद्योगों को बढ़ावा देंगे। ऐसे करके आपके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, 1951 से 1956, 1951 से 1956। अब देखो सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1956 से 1961 हो जाएगा।
उसके बाद में इसके सूत्रकार आपको पूछा जा सकता है KN राज। लेकिन आपकी बुक में बहुत अच्छा सवाल दिया गया है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये कौन सी मॉडल पर आधारित थी, तो हम कह सकते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन सा मॉडल है? पीसी महालनोबिस मॉडल। एक बड़े अर्थशास्त्री थे। इसमें किसके ऊपर ध्यान दिया गया? कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया। और यहाँ पर किसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष रूप से सिंचाई के साधनों पर ध्यान दिया गया। सिंचाई की अच्छी अच्छी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाई गई। हम यहाँ पर देख सकते हैं भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसका संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना से है? सीधा सवाल बनता है। तो हम कहते हैं जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उससे है। यहाँ पर उद्योग और उद्योगों का संरक्षण किया गया, आयात पर शुल्क लगाया गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे को बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना है, घरेलू जो उद्योग है उनको संरक्षण दिया गया, ताकि घरेलू उद्योग को संरक्षण मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एक बड़ी आबादी है वो क्या करेगी? आत्मनिर्भर बनेगी। उसके बाद में भूमि सुधार कार्यक्रम आपने देखा होगा 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसका किससे संबंध था? आप कहते हो भूमि जो सुधार कार्यक्रम है, जो बड़े बड़े जोत है उनका बंटवारा करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, इस प्रकार की चीजें हमने करी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ पर देख रहे हैं जो बिजली है, रेलवे है, संचार है, या फिर मशीनरी है, या इस्पात संयंत्र है, इनको क्या करना? स्थापित करना। क्योंकि जब तक हमारा सेकेंड सेक्टर या विनिर्माण उद्योग या कहते हैं कि उद्योग सेक्टर मजबूत नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते? आर्थिक प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि विकास का अर्थ आज तक क्या लिया गया था? आर्थिक समृद्धि लिया गया था, यानी मॉडर्न होना, आधुनिक होना, यूरोप के देशों की तरह क्या करना? अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कराना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहली योजना है पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उसमें हमने अंतर करके देखा समय के आधार पर उनके सूत्रकार कौन कौन थे। तो सबसे अच्छा सवाल तो आपका अगर मैं बात करूं तो यहीं से बनता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? तो आप कहते हो कि उद्योगों से है। उसके सूत्रकार कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। उसके अलावा पूछा जा सकता है सिंचाई परियोजना का संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना से है? प्रथम से है। उद्योग धंधों का यहाँ से हो गया। इस प्रकार से भूमि सुधार कार्यक्रम का संबंध कौन सी योजना से है? आप कहते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखो हमने देखा कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसमें कृषि पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ पे बात हो रही है औद्योगिकरण का तेज रफ्तार, रैपिड जो बहुत तेज गति से, तीव्र गति से जो आपका औद्योगिकरण हो रहा है, उसका अर्थ क्या है कि जो दूसरी आपकी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 62 है, उसमें हम क्या देख पा रहे हैं 1956 में या 1900 ये जो प्लान है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किसको ध्यान दिया जा रहा है? यहाँ पर औद्योगिक सेक्टर को। कौन से सेक्टर को? यहाँ पर जो आपका औद्योगिक सेक्टर है या जो उद्योग है बड़े बड़े जैसे इस्पात संयंत्र उद्योग है उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है ये कौन से मॉडल पे आधारित है? ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। पीछे हमने स्लाइड में देखा था कि किस प्रकार से हमने अंतर करे। तो आप अब देखो मुख्य विवाद भी यहाँ पे दिए गए हैं कि कृषि बनाम उद्योग ये कब आएंगे। आपने देखा कि पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें खेती को बढ़ावा दिया गया, सिंचाई परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है। सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है उसमें बड़े बड़े इस्पात संयंत्र लगाने का प्रयास किया गया, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे एक विवाद खड़ा हो जाएगा जब हम कौन सी योजना लागू करेंगे? 1961 से 1966 वाली जो पंचवर्षीय योजना लागू करेंगे उसमें दिक्कत क्या आ रही है अपने को? क्योंकि 1960 से 1970 का जो दशक है ना वो सबसे खराब दशक माना जाता है। 1960 से 1970 का जो दशक है उसको क्या मानते हैं? खतरनाक दशक मानते हैं। क्या मानते हैं? ऐसा उसमें क्या क्या हुआ था हम चर्चा करेंगे। उसमें कुछ युद्ध हुए थे, अकाल पड़ा था, और साथ में 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री आए, उसमें भी परिस्थितियां देश के लिए बड़ी विकट थी, प्रतिकूल थी। तो ऐसी दशा में जो हमारी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 में जो लागू हुई थी और ये पूरी तरह से क्या थी? असफल थी। यहाँ पर 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में उत्तराधिकार को लेकर समस्या पैदा हो जाएगी और देश में राजनीतिक जब अस्थिरता पैदा हो जाती है तो कहीं ना कहीं
हमारी जो इकोनॉमी है या अन्य जो सामाजिक चीजें हैं या सामाजिक विकास के जो कार्यक्रम है वो डामाडोले हो ही जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि दो बातें निकल के आती है, कृषि बनाम उद्योग। इसका मतलब क्या है, कृषि यानी एग्रीकल्चर वर्सेज जो इंडस्ट्री है उसमें क्या बातें आ रही है। यानी जो लोग कहते हैं कि भाई कृषि को बढ़ावा मिलना चाहिए, उनके विचार हो सकते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि उद्योगों को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे दो लोगों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लागू होते होते हमने इस बात को महसूस किया था कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना में खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हम तेज गति से उद्योगों पे ध्यान दे रहे थे, तो हमारे देश में क्या आ गया, खाद्यान्न संकट आ गया। आगे हम चर्चा करेंगे बिहार के खाद्यान्न संकट की। उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि 1960 से 70 का जो दशक था हमारे लिए कितना खराब था, कितना खतरनाक था। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो अस्थिरता पैदा होगी इस दशक में, उसने हमारे को कैसे प्रभावित किया। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पर कृषि सेक्टर पर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि सेक्टर को नकारा गया है या उसको अनदेखा किया गया है, उसका परिणाम अपने को आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। हम बात करते हैं केसी कुमार रप्पा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ से सवाल बनता है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जेसी कुमार रप्पा, गांधीवादी अर्थशास्त्री है। विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की। सवाल यही से बनता है कि डेवलपमेंट की जो वैकल्पिक योजना थी, एक विकल्प वाली जो योजना थी, वो किसने प्रस्तुत करी, जैसी कुमार रप्पा ने। उन्होंने क्या बोला कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी वहां पर हमने क्या किया, जो शहर थे बड़े बड़े वहां पर हमने उद्योग लगाए, तो शहरी वर्ग को तो ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण वर्ग इन सुविधाओं से वंचित रह गया। इसलिए हमारे को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने को उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कृषि सेक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे, हालांकि उनका टाइम पीरियड बहुत कम रहा था। बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन रहा है चौधरी चरण सिंह से। उन्होंने कहा था कि जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, संसाधनों का जो बेहतर प्रयोग है, उनको कैसे प्रयोग में लिया जाना चाहिए, उसके लिए अपने को किसको केंद्र में रखना है, कृषि को, एग्रीकल्चर सेक्टर को भूलना नहीं है। क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं है खाद्यान्न के मामले में, तब तक हमारे औद्योगिकरण का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम गेहूं दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं या खाद्यान्न की चीजें दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारा कृषि सेक्टर पिछड़ रहा है। आप देखेंगे जब खाद्यान्न संकट आएगा बिहार में, हम यूएसए से गेहूं मंगवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह ने बहुत अच्छा सवाल एक और बन रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया था। सीधा सवाल पूछता है कि भारतीय लोकदल पार्टी के संस्थापक कौन थे, चौधरी चरण सिंह। यहाँ से क्या क्या चीजें अपने को देखने को आ रही है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, जैसी कुमार रप्पा गांधीवादी अर्थशास्त्री है। साथ में विकास की जो वैकल्पिक योजना है ये किसने प्रस्तुत करी, कुमार रप्पा ने। चौधरी चरण सिंह ने कौन सी पार्टी की स्थापना करी, भारतीय लोकदल पार्टी है। साथ में उन्होंने किस बात पे इंपॉर्टेंस दिया या किस बात को महत्व दिया, हम कहते हैं उन्होंने कहा कि कृषि को क्या रखा जाए, केंद्र में रखा जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कितनी सारी बातें आज कर ली कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, पहली कब लागू हुई, दूसरी कब लागू हुई, तीसरी असफल क्यों हो गई, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। योजना आयोग क्या था, नीति आयोग क्या था, हमने कौन सा तरीका अपनाया, विकास के कितने मॉडल थे आजादी के समय। हम बात करते हैं केरल विकेंद्रित नियोजन, केरल मॉडल की। हाँ, विकेंद्रित नियोजन। अब देखो, हम देख रहे हैं कि योजना आयोग जो है एक केंद्र सरकार के माध्यम से योजनाओं को क्या कर रहा है, बनाकर उनका कार्यान्वयन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे को ये भी देखना चाहिए कि बड़े स्तर पे जो कार्यक्रम बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि जो छोटे गांव है, ग्रामीण जो इलाके हैं, वहां पर उन योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, विकेंद्रित नियोजन अपनाना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है केरल मॉडल का। कौन सा मॉडल का, केरल मॉडल का। कि केरल मॉडल या केरल ने कौन से तरीके को अपनाया नियोजन के लिए, उन्होंने अपनाया था विकेंद्रित नियोजन को अपनाया था।
तो हमारे को यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें बेहतर करी। हाँ, केरल में शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया, एजुकेशन जो सेक्टर है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, यानी हर एक चीज को उन्होंने क्या बड़े बारीकी से देखा। अब देखो केंद्र सरकार की योजना है, योजना आयोग, जिसमें बड़े स्तर पे काम करने का प्रयास होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि जो छोटे इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो कस्बे हैं, वहां पर लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं, पंचायत स्तर है, खंड स्तर है, जिला स्तर है, तो वहां तक लोगों को फायदा मिले योजनाओं का, उसके लिए जो देखने का एग्जाम्पल मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, केरल का। केरल का मॉडल जो है, क्योंकि केरल ने किस चीज पे ध्यान दिया, वहां की राज्य सरकार ने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है, साथ में जो हेल्थ सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया है, भूमि सुधार के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम उन्होंने चलाए, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन का उन्होंने प्रयास किया, खाद्य वितरण है ना इस प्रकार से किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसका मतलब क्या है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर किसने ध्यान दिया, यहाँ पर केरल ने। इस मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, इस मॉडल को हमें विकेंद्रित नियोजन कहाँ का, केरला मॉडल कहते हैं, केरल मॉडल कहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, साथ में किसका है ना एलिमिनेशन हो रहा है, पॉवर्टी यानी गरीबी का उन्मूलन है, साथ में खाद्य जो संसाधन है या खाद्य जो पदार्थ है उनका वितरण इस प्रकार से हो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसमें क्या मिले, भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले। अब देखो हम तुलना करते हैं यहाँ पर इसकी, हम तुलना करते हैं यहाँ पर केरल की अन्य राज्यों के साथ में। उन्होंने क्या किया, जो प्रति व्यक्ति आय है, कौन सी आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय एवं औद्योगिक आधार अन्य राज्यों की तुलना में कम। हाँ, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें उस समय केरल की, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में कम थी। सही आप बात करते हो, किसकी बात करते हो, पंजाब की बात करते हो या फिर अन्य जो राज्य हैं उनकी राज्यों की बजाय इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या थी, कम थी। फिर भी क्या है, वहां पर उद्योग भी कम है, लेकिन वहां की सबसे बड़ी जो ताकत है, पावर है ना कहाँ की, केरल की, वहां की सबसे बड़ी ताकत है वहां की जो लिटरेसी रेट है, वहां की जो साक्षरता दर है, वो चीज वहां की पावर है, वो चीज वहां की क्या है, एक शक्ति है। और क्या है, जन्म दर, और साथ में जो मातृ मृत्यु दर है यानी माताओं की जो मृत्यु है, और साथ में जो कम शिशु मृत्यु दर है। हाँ, मातृ मृत्यु दर क्या है, कम है, शिशु मृत्यु दर क्या है, ये भी कम है वहां पर। इसका मतलब कि उन्होंने किसके ऊपर ध्यान दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की वजह से केरल में जो जन्म दर है, इसका मतलब क्या है, जन्म दर भी क्या है, कम है, यानी परिवार नियोजन, यानी इतने ही कह सकते हैं कि जैसे बच्चे 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की चीजें वहां पर क्यों आ गई, क्योंकि उन लोगों में जागरूकता आ गई। 100% उन्होंने किस पे ध्यान दिया, लिटरेसी रेट पे, साक्षरता पे ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने जन्म दर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के समय बहुत सारी महिलाओं की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, इसकी दर वहां पर क्या थी, बहुत कम थी। कहाँ की बात है, केरल की। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर जो है वो भी वहां पर क्या है। इन सभी चीजों की वजह से केरला में जो नियोजन था उसको हम क्या कहते हैं, विकेंद्रित नियोजन कहते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा सवाल यहां से आ रहा है कि अब देखो जो अंधविश्वास है उनको दूर करना है। भारतीय संस्कृति में हम क्या देख पा रहे हैं कि हम अंधविश्वासों में ज्यादा विश्वास करते हैं, विज्ञान के ऊपर कम विश्वास करते हैं। उस समय उन्होंने 1987 और 91 में एक कार्यक्रम चलाया। कौन सा कार्यक्रम, नव लोकतांत्रिक पहल। नव लोकतांत्रिक पहल का संबंध कौन से राज्य से है, केरल से है। कब से कब तक चला, 1987 से 1991 तक चला। किससे संबंधित है यह कार्यक्रम, विज्ञान और पर्यावरण से। किससे संबंधित है, विज्ञान और पर्यावरण से। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो अप्रोच है, सोचने की जो हमारी शक्ति है, कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, साइंटिफिक तर्क होने चाहिए। साथ में पर्यावरण के महत्व को हम समझे और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं है ना, उसको हम समझे कि हमारे को पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पर्यावरण के साथ में, एनवायरमेंट के साथ में जुड़ने का हम क्या करें, प्रयास करें। इन दोनों ही मामलों में हमारे को क्या होना है, 100% साक्षरता अर्जित करनी है। नव लोकतांत्रिक पहल 1987 से 1991 में जो कार्यक्रम चला, ये कहाँ का कार्यक्रम है, ये आपके केरल का कार्यक्रम है। इसका संबंध किससे है, विज्ञान और पर्यावरण के मामले में क्या करना, 100% साक्षरता हासिल करना। और क्या है, वहां पे स्वयं सहायता समूह का क्या हुआ, उदय हुआ, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी खुद की सहायता करने वाले ऐसे ग्रुप है जो क्या करते हैं, हाँ, साथ में मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, वहां पर पंचायत स्तर पर
यानी पंचायत खंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर किसकी भागीदारी को शामिल किया गया या सुनिश्चित किया गया? जनता की भागीदारी, यानी प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो। हम देख पा रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना, प्रति व्यक्ति आय को या औद्योगिक आधार को कम होते हुए भी क्या करना, वहाँ की जो ताकत है, जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना, जन्म दर पर काबू पाना, मातृ मृत्यु दर के ऊपर काबू पाना, साथ में शिशु मृत्यु दर को कम करना, लोकतांत्रिक पहल, नव लोकतांत्रिक पहल कार्यक्रम 1987 से 91 के तहत विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति लेके आना, 100% साक्षरता लेके आना, स्वयं सहायता समूह का क्या होना, उदय होना, यहाँ तक कि चाहे पंचायत स्तर हो चाहे जिला स्तर हो, दोनों ही स्तरों पर, हर स्तर पर क्या करना, खंड स्तर पर है जनता की भागीदारी को क्या करना, उन योजनाओं में शामिल करना। ये जो खाका प्रस्तुत किया गया है केरल ने, इसको हम क्या कहते हैं, केरल मॉडल कहते हैं। विकेंद्रित नियोजन की संज्ञा इसको दी जाती है। एक और यहाँ पे संघर्ष देखने को मिला विचारों को लेके, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, एक विवाद और है। यहाँ पे दिया गया है पूंजीवादी, इधर दिया है समाजवादी। अब देखो अंतर कैसे करेंगे हम। पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका जो समर्थन करने वाला राष्ट्र है वो कौन सा हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, और यहाँ पर सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर मैंने लिखा है। पूंजीवादी विचारधारा में कौन से लोग हैं, दक्षिणपंथी, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये लोग चाहते हैं कैसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। साथ में खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, राज्य का किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। साथ में निजीकरण को ये लोग क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। समाजवादी देखो जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पर आने वाला समूह कौन सा है, यूएसएसआर इसका समर्थन करता है, वामपंथी लोग इसमें आते हैं। साथ में राज्य नियंत्रित जो व्यवस्था है उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है, और सरकार का समर्थन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो। उत्पादन व वितरण पर किसका अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए। आप चाहो तो इसकी बहुत अच्छे से क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा जो उद्देश्य है वो है, हमारे को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं उसका बेसिक ज्ञान आपको तभी आएगा जब आप इन चीज़ों को गहराई से समझोगे, इन बातों को लिखोगे, याद करोगे, लगातार आप हमारी कक्षा के साथ में जुड़े रहोगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब लोग ये बात कर रहे थे कि भाई कौन से क्षेत्र को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। जो पूंजीवादी लोग हैं वो कह रहे थे, जो यूएसए की विचारधारा का समर्थन करते हैं उनका मानना है इसमें दक्षिणपंथी लोग आते हैं। हमने अभी चर्चा करी थी कौन कौन से राजनीतिक दल आते हैं, या बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बाजार खुद निश्चित करेगा कि भाई क्या उत्पादन होना है और क्या उसका वितरण होना है। डिमांड और सप्लाई जो अर्थव्यवस्था की दो चीजें हैं उनको कौन, बाजार निश्चित करेगा। अर्थव्यवस्था को खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, साथ में निजीकरण को बढ़ावा किसमें मिलता है, पूंजीवादी विचारधारा में मिलता है। और जो समाजवादी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि उत्पादन और जो वितरण के संसाधन है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से हम देख पा रहे हैं योजना आयोग, नीति आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होना। भूमि सुधार, हाँ यहाँ से भी बहुत अच्छा सवाल आता है आपके। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई सन 1951 में, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं। इसका संबंध किससे है, भूमि सुधार से है। अब देखो भूमि सुधार में क्या देख पा रहे हैं, क्या क्या दो बड़े काम किए गए हम नोट कर सकते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसका उन्मूलन, जो बड़े बड़े पहले जमींदार होते थे भूमिहीन श्रमिकों से वो खेती करवाते थे, उनको उनका पूरा वेटेज नहीं मिलता, उनको मजदूरी नहीं मिलती, या जितना भी वो काम करते थे उसके बदले उनको बहुत कम आय मिलती थी। तो इस प्रथा का प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमि सुधार, या जो आप कहते हो इंग्लिश में लैंड रिफॉर्म आप कहते हो। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। और साथ में क्या किया गया, जो बड़ा फार्म था या बड़े फार्म थे ये तैयार किए गए। पहले छोटे छोटे जोतों पर खेती होती थी, उनकी फार्म का जो आकार था बढ़ाकर खेती करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में असफल जो प्रयास थे वो क्या क्या थे,
अब देखो, अधिकतर जमीन का कानून सरकार ने कहा कि भाई एक व्यक्ति के पास इतनी बिग्गा जमीन हो सकती है, इतना एकड़ जमीन हो सकती है, लेकिन एक हमारे को नुकसान झेलना पड़ा। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन थी, बड़ा भूस्वामी था, उसने उस जमीन को क्या कर दिया, उस जमीन को अपने ही जो रिश्तेदार थे, परिवार के सदस्य थे, अपने जानकार लोग थे, उनके नाम कर दिया या उनको बांट दिया। तो हमारा ये प्रयास कैसा रहा, असफल प्रयास रहा। इसके अलावा काश्तकार को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाई, यानी जो कानून बना के काश्तकार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस प्रकार की चीजें यहाँ पर थोड़ी सी के कम देखने को मिली। इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है कि भूमि सुधार का संबंध किससे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से है, क्योंकि उसमें हम क्या देख पा रहे थे, जो भूमिहीन श्रमिक है, जो इनके पास जमीन नहीं है, उनको भी क्या किया जाए, आजीविका प्रदान की जाए, बड़े बड़े फार्म तैयार किए जाए और यहाँ पर भूमि का आवंटन किया जाए, ताकि लोग क्या करें, अपनी आजीविका चलाए। प्रत्येक व्यक्ति जब आजीविका चलाने लग जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो उससे हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी और हमारा देश आर्थिक रूप से क्या बन जाएगा, सुदृढ़ बन जाएगा। जब आर्थिक रूप से मजबूत बन जाता है तो अन्य जो हमारे न्याय है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आपके आर्थिक हो, वो सामाजिक हो, चाहे आपके राजनीतिक हो, वो सारी चीजें अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। हम बात कर रहे थे बिहार में खाद्यान्न संकट की। आपने देखा कि तृतीय या तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो पूरी तरह से असफल हो गई। उसके कुछ कारण यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि ऐसा दशक क्या था, 1960 का दशक, खतरनाक दशक, जो डेंजर साल था, उसका कारण क्या था। देखो, बिहार में क्या क्या देखने को मिला, एक तो सूखा, यानी बरसात जब नहीं होती है लंबे टाइम तक, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हम लगभग लोग बारिश पे डिपेंड होते हैं, उसी से खेती करते हैं। भारत में एक बड़ा समूह 75% लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो देख पा रहे थे कि सूखा पड़ा या जनसंख्या जो वृद्धि तेज गति से रही, संसाधनों पे दबाव बढ़ता गया, या फिर हमने किसको रे, उद्योगों को जो बढ़ावा दिया, कौन सी योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऐसे कुछ कारण थे। इस कारण 1960 का जो दशक था, उस दशक में हमने क्या देखा, उसमें देखा हमने खाद्यान्न संकट देखा, हमने युद्ध देखे, या इसके अलावा हमने कुछ ऐसी राजनीतिक अस्थिरता देखी, जिसकी वजह से उस साल को क्या कहते हैं, 1960 का जो दशक है, सबसे खतरनाक दशक है। क्योंकि 1962 में अपने को किसके साथ युद्ध लड़ना पड़ा, चीन के साथ हमारे को क्या करना पड़ा, हाँ, साइनो इंडिया जो वार है 1962, तो हमारे को एक बड़ा नुकसान हुआ। सामरिक जो महत्व है, या सेना के हथियारों में, या सेना को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमारे को जो संसाधन थे, वो किस में लगाने पड़े, युद्ध में लगाने पड़े। इस कारण हमारा कृषि सेक्टर था पूरी तरह से क्या हो गया, पिछड़ गया, हम कृषि सेक्टर को नहीं देख पाए। इसके अलावा 27 मई 1964 जो है, इस दिन किसकी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आपको याद होगा प्रथम चैप्टर में उन्होंने कहा था, हमने पढ़ा था कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, हम अपने देश का निर्माण क्या करेंगे, खुद करेंगे। अपने देश की किस्मत हम क्या करेंगे, खुद लिखेंगे। लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे। चुनाव हुए और तीनों आम चुनाव सफल भी हुए, और आप देख पा रहे 1964 में उनकी क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो उत्तराधिकार की समस्या यहाँ पे पैदा हो जाएगी। 1964 से 1969 का जो टाइम पीरियड था, लाल बहादुर शास्त्री है ना, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि उस समय खाद्यान्न संकट था, साथ में हम युद्धों से जूझ रहे थे। क्योंकि 1962 का युद्ध किसके साथ हुआ, चीन के साथ हुआ। 1965 का जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। कच्छ के रण को लेकर पाकिस्तान ने अटैक किया था, और आपको पता है हमारे को भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि हम कृषि सेक्टर पे ध्यान नहीं दे पाए, युद्धों पे ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर एक नए प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, 1965 और 66 का जो अकाल है ना, उस अकाल ने हमारे को सबक दे दिया। और उन्होंने दो लोगों को इंपॉर्टेंट बताया, जय जवान जय किसान। ये नारा किससे संबंधित है, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। नेहरू की मृत्यु होने के बाद में शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर युद्ध भी हो रहे थे, युद्ध से नुकसान हो रहा था, साथ में खाद्यान्न संकट आया हुआ था। 1965 और 66 का जो अकाल है, तो उन्होंने कहा अगर देश को फिर से बिल्डअप करना है, तो हमारे को इन दो कौम को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, जय जवान जय किसान। जब किसान आगे बढ़ेगा और जो जवान है वो देश की रक्षा करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे को क्या करना है, हमारे देश की एकता और अखंडता को हम क्या कर सकते हैं, फिर से मजबूत रख सकते हैं। एकता और अखंडता। मेरा प्रयास है कि कम से कम समय में आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो,
ताकि जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होते रहे, क्योंकि फालतू में भटकने से कोई फायदा नहीं है, लंबी चौड़ी कहानी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि CUET में आपको काफ़ी सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं कम समय में, और कैसे बेहतर आपको हम दे सके, इसी प्रयास में हम PPT के माध्यम से आपको लगातार डिजिटल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ में जुड़े हुए हैं। बिहार में खाद्यान्न संकट से प्रश्न आ सकता है कि इस दौरान क्या क्या चीजें हो रही थी। आप कहते हो कि तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका असफल हो जाना, और साथ में अकाल का पड़ना, 1962 का युद्ध होना, 1965 का युद्ध होना, और साथ में नेहरू जी की मृत्यु होना, ये इस प्रकार की घटनाएं थी जिसमें आर्थिक और राजनीतिक जो अस्थिरता पैदा हो गई थी, इसने हमारे देश को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और हमारे को फिर से क्या करना था, देश का निर्माण करना था। बिहार में खाद्य संकट से क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिली, और देश ने कैसे सबक लिया, और देश कैसे समझ गया कि ये स्थिति बड़ी ही खतरनाक है। 9 जिलों में सामान्य से कम उत्पादन, बिहार के 9 जिले ऐसे थे जहां पर सामान्य से कम उत्पादन हुआ, जितना होना चाहिए एवरेज उससे भी कम उत्पादन देखने को मिलता है। 5 जिले तो ऐसे थे उन 9 में से जहां पर 1/3 उत्पादन हुआ, 1/3 33% उत्पादन हुआ, बहुत बड़ी बात है। अब देखो उसका नुकसान क्या हुआ, कुपोषण। क्या नुकसान हुआ, कुपोषण। जितना भोजन व्यक्ति को मिलना चाहिए 2425 कैलोरी, सॉरी 2450 कैलोरी, यानी प्रतिदिन अपने को कितनी कैलोरी भोजन चाहिए, उसको अगर कैलोरी में मापे आ सकता है आपके, क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ है कितनी कैलोरी भोजन मिलना चाहिए, 2450। बिहार में प्रति व्यक्ति जो कैलोरी था वो कितना था उस समय, 2000 था, और उसमें मिल कितनी रही थी, 1200 कैलोरी। तो कुपोषण का शिकार तो लोग होंगे ही होंगे। कुपोषण की वजह से 1967 या 1967 में जो मृत्यु बढ़ी वो कितनी बढ़ गई, 34% मृत्यु बढ़ गई। देखो कुपोषण की वजह से या खाद्यान्न में संकट आने की वजह से लोगों में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, डिजीजेज आ रही है, उसकी वजह से लोगों की क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। खाद्यान्न की जो कीमत थी वो दुगुनी हो जाएगी। अब देखो जब कीमत दुगुनी हो जाएगी तो नई समस्या पैदा हो जाएगी। अब देखो हमने क्या देख पा रहा है, हाँ, जोनिंग या इलाकाबंदी का संबंध किससे है, इसका संबंध आपके बिहार से है। इसका तात्पर्य है कि जो चीजें हैं, खाद्यान्न संकट आया हुआ था, इसलिए खाद्यान्नों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा रहा था, उसको आसपास में क्या किया जा रहा था, काम में लिया जा रहा था। इसको जोनिंग या इलाकाबंदी कहते हैं। और हमने क्या देखा, ऐसी दशा में हमारे को क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा खाद्यान्न। कौन सा, गेहूं कहाँ से, USA से। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से तो 1960 से लेके 1970 का जो समय है ये हमारे लिए बड़ा ही कठिन समय है। 9 जिलों में सामान्य से कम उत्पादन का होना, 5 जिलों में 1/3 उत्पादन होना, और 2450 कैलोरी होता है सामान्य प्रतिदिन की कैलोरी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। बिहार में 2000 कैलोरी सामान्य था उसमें एवरेज, लेकिन एक व्यक्ति को 1200 कैलोरी भोजन मिल रहा है, तो ये मात्रा तो बहुत कम है। 1967 में जो मृत्यु दर है वो बढ़ गई है, 34% बढ़ गई है। खाद्यान्नों की कीमत दुगुनी हो गई है। मान लो कि आपको 2000 रुपये क्विंटल गेहूं मिल रहा है वर्तमान में, अगर उसकी कीमत अचानक से 4000 हो जाए तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि रोजगार भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या हो सकता है, ऐसी दशा में मृत्यु दर का बढ़ना निश्चिंत है। हम देख पा रहे हैं बिहार के खाद्यान्न संकट के बारे में, हम पढ़ रहे हैं 5 ईयर्स प्लान्स। अब इस खाद्यान्न संकट से एकदम से अपने को निपटना है, देश को फिर से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट देश को बनाना है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। अब नया करने के लिए कोई विचार आता है, उसे क्रांति कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध आपके कौन से सेक्टर से है, कृषि क्षेत्र से है। खाद्यान्न संकट है, आत्मनिर्भर भारत है, इसका मतलब क्या है, तो खाद्यान्न संकट बिहार में आया और उसको हमने क्या किया, पूरे देश में महसूस किया कि उस समय की जो परिस्थितियां है हमारे लिए बहुत ही खराब है। हम देख पा रहे 1966 का जो समय है, 1966 में एक योजना आई, या हम कह सकते हैं क्रांति आई देश में, उसको कहते हैं हरित क्रांति। इसका संबंध किससे है, कृषि क्षेत्र से। किससे है, एग्रीकल्चर सेक्टर से है। खाद्यान्न संकट, आत्मनिर्भर भारत है, इसके जनक कौन कहलाते हैं, MS स्वामीनाथन। आपके तो ऐसा ही सवाल आएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है, आपको जवाब देना है MS स्वामीनाथन है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कारक, इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि खाद्य सुरक्षा प्रमुख कारक यहाँ पे रखा गया कि कुछ भी हो जाए अपने को क्या करना है, खाद्य सुरक्षा ये जो कारक है इसको सुनिश्चित करना है, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिले, प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्यान्न की पूर्ति हो। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा,
जो किसान समृद्ध है उन किसानों को थोड़ा सा पुश किया जाए, उनको थोड़ा सा आगे हेल्प किया जाए। अब वो हेल्प कैसे करेंगे आगे हम बात करेंगे। उच्च गुणवत्ता के बीजों का क्या करना, प्रयोग करना, सरकार सब्सिडी देगी और सरकार किसानों की सहायता करेगी। इसके लिए जो उर्वरक खाद है उनका प्रयोग किया जाएगा, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा, बेहतर सिंचाई सुविधाएं जैसे फव्वारा सिंचाई है या अन्य प्रकार के जो सिंचाई है उनका प्रयोग, और कृषि में मशीनों का प्रयोग, यंत्रीकरण को जो बढ़ावा मिला उसकी वजह से हमने देखा कि हरित क्रांति के माध्यम से जो एम.एस. स्वामीनाथन उसके जनक है, तेज गति से या तीव्र गति से कह सकते हो बड़ी मात्रा में दो फसलों का उत्पादन हुआ, चावल और गेहूं। सबसे ज्यादा जिन राज्यों को फायदा हुआ वो पंजाब और हरियाणा थे। हालांकि आपके यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, हरियाणा और पंजाब में बड़ी मात्रा में इस क्रांति की वजह से या हरित क्रांति की वजह से जो समृद्ध किसान थे उन्होंने क्या किया, जब इन्हें सभी चीज़ों का प्रयोग किया, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग हुआ, उर्वरक खादों का प्रयोग हुआ, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग हुआ, बेहतर सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, जब मशीनों का प्रयोग किया गया तो उत्पादन तेज गति से बढ़ा और हम कहते हैं कि 1966 के बाद में भारत में अचानक से एक क्रांति आई खाद्यान्न उत्पादन में, और गेहूं और चावल का अप्रत्याशित यानी संभावना से भी ज्यादा जब उत्पादन हो गया तो हमारे को ये बात महसूस हो गई कि कहीं ना कहीं हमारी जो ये हरित क्रांति है ये क्या हो गई है, सक्सेस हो गई है। इसका श्रेय किसको जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। यहाँ से आपके क्या सवाल आते हैं, सीधे सवाल आते हैं कि हरित क्रांति का जनक कौन है, इसका संबंध कौन से साल से है और इससे किन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, समृद्ध किसानों को। हालांकि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट रहेंगे, हम हो सकते हैं उनके भी आगे चर्चा कर ले अगर आपके कोई फैक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखो सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, दो प्रकार के प्रभाव देख पा रहे हैं। धनी किसान कौन से किसान है, यानी सकारात्मक में धनी किसानों को फायदा हो रहा है, और साथ में गेहूं की पैदावार बढ़ी। किसकी पैदावार बढ़ी, यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं की पैदावार बढ़ी हरित क्रांति से। और खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत में आत्मनिर्भरता देखने को मिली। उत्तरी भारत के किसानों को विशेष रूप से लाभ हुआ। ये तो आपके हो जाएंगे पॉजिटिव। कौन कौन से इफेक्ट देख रहे हैं, धनी किसानों को फायदा हुआ क्योंकि समृद्ध किसानों को केंद्र में रखा गया था, गेहूं की पैदावार यहाँ पे बढ़ रही है, खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, उत्तरी भारत के किसानों को लाभ हो रहा है। इधर हम देख पा रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव है, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया क्योंकि विशेष क्षेत्रों को ही इस हरित क्रांति में लिया गया था, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी भारत के कुछ राज्य थे, तो प्रत्येक किसान को इसमें फायदा नहीं हुआ, इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया। अमीर किसान और अमीर हो गए, गरीब किसान और गरीब हो गए, आर्थिक रूप से उनके बीच में जो खाई थी और ज्यादा बढ़ गई। पंजाब, हरियाणा और यूपी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच में खाई बढ़ गई, यानी जो गरीब किसान थे, जो भूस्वामी थे, उनमें आर्थिक रूप से और ज्यादा दरार आ गई। मध्य श्रेणी के किसानों का उदय हो गया। अब देखो मध्य श्रेणी यानी जो मंझले किसान थे उनका उदय होना, साथ में वामपंथियों द्वारा किसानों को लामबंद किया गया क्योंकि वो किसान जिनका फायदा नहीं हो रहा था, जिनका नुकसान हो रहा था, हमने पढ़ा था वो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। किसका हित चाहते हैं, वो आपके गरीब लोगों का हित चाहते हैं, तो उन्होंने उनको क्या किया, लामबंद किया और आंदोलन करने के लिए उनको क्या किया, प्रेरित किया। सवाल क्या बन सकता है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे हुआ, पंजाब, हरियाणा, यूपी में हुआ, उससे क्या नुकसान हुए, उससे क्या फायदे हुए। आपके कंसेप्ट के लिए मैंने ये इस प्रकार की पीपीटी बनाई है ताकि आप हरित क्रांति को अच्छे से, श्वेत क्रांति से ज्यादा कुछ है नहीं, दो तीन बढ़िया से एक सवाल आते हैं। क्या क्या सवाल आते हैं, श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। सीधा सवाल पूछता है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आप उत्तर दे देना कौन है, वर्गीज कुरियन है। उसके बाद में आनंद गुजरात अमूल कार्यक्रम, इसका तात्पर्य है कि आपने सुना होगा कि भारत में है ना घी और दूध बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है। हम देख पा रहे थे कि लेकिन हम उसको बेचते नहीं थे, घर में ही काम ले लेते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया था, आनंद नाम का एक जिला है, जगह है गुजरात में, जहाँ पर इस प्रकार का एक कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत उन्होंने कहा कि डेयरी जो फार्म है उसको क्या मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। उसको हम कौन सा कार्यक्रम कहते हैं, अमूल कार्यक्रम कहते हैं। कौन सा कार्यक्रम कहते हैं, अमूल कार्यक्रम कहते हैं। तो पूछा जा सकता है आनंद गुजरात का संबंध कौन से कार्यक्रम से, अमूल कार्यक्रम से, या अमूल कार्यक्रम का संबंध गुजरात के कौन से शहर से है, तो आप कहते हो आनंद से। अब आनंद के आसपास, इस गांव के आसपास जो ग्रामीण इलाका है उसको फायदा होता है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन सहकारी आंदोलन का संबंध किससे है, अमूल कार्यक्रम से है, श्वेत क्रांति से है।
ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, इसका मतलब क्या है? गाँव का विकास होना चाहिए, लोगों के पास आय आनी चाहिए, गरीबी का एलिमिनेशन यानी उन्मूलन होना चाहिए। इसके लिए एक आंदोलन चला, उसको कहते हैं, कौन सा आंदोलन कहते हैं? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन सहकारी आंदोलन। उसके बाद में एक बढ़िया सा सवाल आता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और इसका तात्पर्य है कि ग्रामीण लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिलेगा, और साथ में जो महिलाएं हैं विशेष रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी, क्योंकि घर में जो मवेशियों का पालन करती है या मवेशियों का जो ध्यान रखती है सबसे ज्यादा महिलाएं रखती है। तो हम कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध कौन से राज्य से है? गुजरात राज्य से है। आनंद नाम की जगह है, वहां पर एक कार्यक्रम चला था, अमूल कार्यक्रम। क्यों चलाया गया था? उसका उद्देश्य क्या था? पर्पज क्या था? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन सहकारी आंदोलन उसको कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। जनक कौन कहलाते हैं? वर्गीज कुरियन कहलाते। बाद के बदलाव हम चर्चा करते हैं। बाद के बदलाव में इंदिरा गांधी की यहाँ पे बात आ रही है कि हमने कौन से मॉडल को अपनाया था विकास के लिए? हमने ना तो पूंजीवादी ना समाजवादी, हमने कौन से मॉडल को अपनाया था? हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। उसके बाद में बहुत सारी बहसें हुई थी। पूंजीवादी कह रहे थे कि ये होना चाहिए, या फिर समाजवादी कह रहे थे कि राज्य को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाद में हमने एक चीज और पढ़ा था, 1944 का कौन सा प्लान था? बॉम्बे प्लान। उन्होंने भी कहा था कि सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए आर्थिक विकास करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंदिरा गांधी ने भी क्या कहा कि राज्य की भूमिका विकास में क्या होनी चाहिए? प्रमुख होनी चाहिए। जब तक राज्य प्रयास नहीं करेगा तब तक आपका डेवलपमेंट है या आपका नियोजन क्या नहीं हो सकता? सफल नहीं हो सकता। यहाँ से बहुत अच्छा सवाल आता है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसका संबंध किससे है? तो आपको जवाब देना है, उसका संबंध इंदिरा गांधी से है। इस तरह से प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, हमने लगातार प्रयास किया है कि आप तक बेहतर चीजें पहुंचे, आप CUET की बेहतर तैयारी करें। मैं पन्नाराम बावरी एक बार फिर से आपको लगातार इस कोर्स से जुड़े रहने के लिए कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को बखूबी मजबूत करने के लिए हमारी कक्षा के साथ जुड़े। और कुछ समय बाद में हम जब एक्सरसाइज चालू करेंगे CUET की, तो आप बेहतर उसका फायदा उठाए। CUET TRI चैनल द रेवोल्यूशन इंस्टीट्यूट के साथ मैं पन्नाराम बावरी एक बार फिर से कल की तारीख में चौथे चैप्टर के साथ में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।